अरे तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नेटवर्क। तो ये नेटवर्क होता क्या है? ये नेटवर्क बेसिकली कोई भी नेटवर्क आप समझते होंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेटवर्क, रोड का नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क, लेकिन यहां नेटवर्क का मतलब है नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, रोड बनाते हैं, रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, डैम बनाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। उन सब ऑपरेशंस के लिए जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे से एक्टिविटीज रिलेटेड होती हैं। एक एक्टिविटीज पूरी हो जाने के बाद में दूसरा काम शुरू होता है। तो उन सब एक्टिविटीज का क्या रिलेशन है, कौन से काम एक साथ हो सकते हैं, कौन से एक हो जाने के बाद होंगे, इन सब कामों के लिए नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो बेटे दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट जो हम पहली बार कर रहे हैं, जैसे सैटेलाइट लॉन्च करना, नकली परमाणु बम बनाना, डीएमआरसी पहली बार हिंदुस्तान में मेट्रो रेल बनाई। और एक होते हैं रिपीटेटिव नेचर के वर्क, रिपीटेटिव नेचर के वर्क लाइक रोड, रेल सिस्टम एटसेट्रा। तो बेटे क्या होता है, एक प्रोजेक्ट तो हम पहली बार कर रहे हैं। जब हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता कि एक एक एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा। और एक एक्टिविटी होती है जो हम पहले कई बार कर चुके हैं, तो हम पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारे को एक क्रिटिकल पाथ मेथड पता होता है एक एक एक्टिविटी में क्या क्या टाइम लगेगा। तो बेटे ये जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक होती है, और इस क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या होता है, जो एक्टिविटी होती हैं और उनका टाइम हमें असर्टेन होता है। एक्टिविटी भी असर्टेन होती है। तो ये बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड होता है, ये इवेंट बेस्ड होता है। तो यहां पर एक जो टाइम होता है वो अनसर्टेन होता है और ये सर्टेन होता है। तो इन द केस ऑफ प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक हम लोग क्या करते हैं, कुछ एस्टिमेशन बेसिस पे, गैस वर्क बेसिस पे टाइम का एस्टिमेट करते हैं। तो तीन तरह के बेटे टाइम एस्टिमेट करते हैं। पहला कहते हैं कम से कम टाइम, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, यानी कम से कम एक एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा। एक हम कहते हैं टीएम। टीएम का मतलब मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली मीन्स कि सबसे ज्यादा संभावना, एवरेज यानी नॉर्मली सामान्य तौर पर इतना टाइम लगेगा। और तीसरा होता है टीपी यानी पेसिमिस्टिक टाइम, कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा। यहां पर हमारे को टाइम असर्टेन होता है हर एक्टिविटी का। तो बेटे क्या होता है, ये जो जैसा कि पहले बताया आपको, जो ऑपरेशनल रिसर्च है, ये यूरोपियन लोगों ने बार बार ट्रायल एंड एरर मेथड से, रिपीटेटिव एक्शंस से एक निष्कर्ष पे पहुंचे थे। उनके बेसिस पे ये नेटवर्क बनाया। तो बेटे जो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट है, तो उसके केसेस में हमने ऑप्टिमिस्टिक कि कम से कम इस एक्टिविटी में इतना टाइम लग सकता है,
और ज्यादा से ज्यादा इतना, और सामान्य तौर पर इतना टाइम लेगा। तो जनरली उन्होंने ये पाया कि जब भी हमने 6 बार देखा तो 6 बार में 4 बार कम से कम सामान्य तौर से जो टाइम लगता है। एक बार ही ऐसा होता है 6 बार में बेटे, एक बार 6 बार में ऐसा होता है कि ज्यादा टाइम लगता है, और एक बार ही ऐसा होता है कि वो उससे कम टाइम में पूरा हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन की, ये आप मत पूछिएगा कि ये 4 बार ही क्यों माना, इसका एवरेज क्यों नहीं लिया। ये ऑब्जर्वेशन के बेस पर है। उन्होंने कई बार देखा तो ये पाया कि जनरली जो सामान्य टाइम करते हैं वो 6 में से 4 बार हमारा सामान्य टाइम यानी 2/3 टाइम सामान्य टाइम लगता है। केवल 1/3 केसेज में कई बार कम से कम टाइम लगता है, कई बार ज्यादा। तो बेटे ये जो एक्सपेक्टेड टाइम जो एक्टिविटी का यहां सर्टेन होता है, इसको निकालने के लिए ये क्या करते हैं कि इन तीनों के एवरेज से एक टाइम एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं। नॉर्मल एवरेज होता तो इन तीनों को टोटल करके डिवाइड बाई 3 करते, लेकिन क्योंकि इन्होंने देखा कि नॉर्मली वेटेज, इसकी वेटेज 4 है, इसकी वेटेज 1 है, इसकी वेटेज 1, तो इस बेसिस पे टाइम निकालने के लिए सपोज हमारा कम से कम टाइम 2 घंटे लगता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम 5 घंटे लगता है, और सामान्य तौर पर 4 घंटे लगता है। तो इन्होंने एवरेज जो निकाला 2 + 4 × 4 यानी ये इसको वेटेज दी 4 + 5 और डिवाइडेड बाई 6, तो 2 + 16 + 5/6, तो ये हो गया 23/6, तो 6 × 3 = 18, 50, 6 × 8 = 48, तो ये 3.83 इन्होंने एवरेज निकाला 2, 4, 5 का। तो हमें क्या करना है कि जिस समय हम ये एवरेज निकाल लेंगे तो बेटे पार्ट और सीपीएम के अंदर, उसके बाद में इसके अंदर सर्टेन है, और इसके अंदर जब हम इस 2, 4, 5 को फिगर दियो 2, 4, 5, इसको जब हम कन्वर्ट कर देंगे, इसकी जगह 3.83 कर देंगे, तो बोथ द प्रोसेस विल बिकम सेम। तो जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक और सीपीएम के अंदर सेम आ जाएगा, लेकिन फर्क केवल कितना रहेगा, फर्क ये रहेगा कि ये जो हम टाइम लगाते हैं, जो हम टाइम लगाते हैं, तो इसके अंदर बेटे 100% सर्टेनिटी नहीं होती। तो हमको क्या करना है, इसमें कम टाइम भी लग सकता है और ज्यादा भी, कम टाइम भी लग सकता है और ज्यादा भी। तो कम और टाइम को निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा और कम का वेरिएशन निकाल लेते हैं। आप लोगों ने सीपीटी लेवल पर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा, इवन आप एसएफएम में भी पढ़ते होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो बेटे 2 - 5 यानी कम और ज्यादा का दोनों का डिफरेंस, क्योंकि वेटेज टोटल 6 है। तो जनरली हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो मोस्ट लाइकली होती है, तो ये 2 - 5/6 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हमारा वेरिएंस निकल जाता है। और जैसा कि आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो इसलिए 2 - 5/6 स्क्वायर का जब हम अंडर रूट निकाल देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो हम इसको यूज करेंगे, इसको हम आपको बताएंगे कि इसके बेसिस पे हम किस तरह प्रोबेबिलिटी के लिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है उससे यूज करते हैं। सबसे पहले हम केवल इतना समझेंगे कि पार्ट ऑफ सीपीएम के अंदर, सीपीएम के अंदर सर्टेन टाइम दिया होता है, इसके अंदर हम इस फार्मूले से एक्टिविटी का टाइम निकाल लेते हैं। उसके बाद सेम नेटवर्क ड्रॉ करते हैं, जिस तरह की नेटवर्क चाहे वो पार्ट के अंदर हो या सीपीएम के अंदर हो, हम सेम नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले नेटवर्क ड्रॉ करने की टेक्निक सीखेंगे। तो नेटवर्क
ड्रॉ करने में आप ये समझ लिए, इस नेटवर्क को छोड़ के आप अपना समझ लो आप 50 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास अटेंड करने के लिए आना चाहते हैं। तो आने के लिए आप लोग अलग अलग स्टेशन से आ रहे हैं, मेट्रो स्टेशन से, और आप लोगों ने एक ग्रुप से बनाए हुए हैं। ग्रुप इस तरह बनाए हुए हैं कि सपोज ये बेटे लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन है। ये क्या है? लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। इस लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन या लक्ष्मी नगर है, एरिया क्या है? लक्ष्मी नगर। और लक्ष्मी नगर से हमको आना कहां है? कनॉट प्लेस। ये हमको आना है कनॉट प्लेस। अब बेटे एक आदमी कनॉट प्लेस आता है बाई मेट्रो, तो सबने यदि ये फिक्स किया कि हम लोग एक 12 खंबा रोड पर मिलेंगे और वहां से एक साथ बस से चलेंगे। तो बेटे यहां पर यदि एक आदमी आता है, किससे? बेटे एक आदमी सीधे लक्ष्मी नगर से आता है बाई मेट्रो, और उसको घंटे लगते हैं, मान लो लगते हैं 15 मिनट। एक आदमी यहां से, दूसरा आदमी मान लो यहां से पहले जाता है बाई बस और या बाई कार, 5 मिनट के अंदर वो पहुंचता है आईटीओ। उसको कुछ आईटीओ से काम है, और आईटीओ से फिर वो आता है बाई ऑटो, उसको लगते हैं मान लो 20 मिनट। ओके, क्या आता है? बाई 20 मिनट आता। तो बेटे जब यहां पर इकट्ठा होंगे, यदि आपको आगे एक साथ जाना है, तो एक साथ जाना है, तो जब तक 25 मिनट नहीं हो जाएंगे तब तक आप साथ जा सकते या नहीं? तो आपका चाहे आप 15 मिनट में, आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा? 25 मिनट। ओके, समझ में आया? इसी तरह बेटे क्या होता है, इसी तरह प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी होती है। आप लोगों को कहीं इकट्ठा होना है, एक आदमी आता है 5 मिनट के अंदर, एक आदमी को लगते हैं एक आता है 5:15 पर, एक आता है 5:25 पर, और एक पहुंचता है यहां पे 5:30 पे। तो अगली एक्टिविटी अगली जगह के लिए आप तब तक शुरू नहीं हो सकते जब तक कि 5:30 तक ही आपका अर्लीस्ट आगे का, यदि आप तीनों को एक साथ जाना है तो आपकी एक्टिविटी कब से स्टार्ट होगी? 5:30 से। 5:30 से पहले चाहे आप 5:15 पे आ जाएं, 5:25 पे आ जाएं, आपको 5:30 पे ही हो सकता है। इसी तरह बेटे कुछ एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि सपोज बेटे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और हमारे को लैंड लेनी है जीडीए से, या हमको लैंड लेनी है डीडीए से। तो डीडीए को जिस दिन हम अप्लाई करते हैं, आज हमने 1 जनवरी को ये प्रोजेक्ट 2011 को शुरू किया। अब अगर डीडीए हमको 2 महीने लेती है जगह अलॉट करने में, तो डीडीए हमको क्या करेगी? जब डीडीए यदि 2 महीने लेती है तो बेटे हमारे को जमीन मिलेगी 1/3/2000 को जमीन मिलेगी। आज हम कितना भी वो कर लें, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, नींव खुदाई का काम, वो 1/3/2011 से पहले शुरू हो सकता है क्या? वो नहीं हो सकता। तो हमारे को ये जमीन में 2 महीने हैं, तो अगली एक्टिविटी हमारी तब तक शुरू नहीं हो सकती। चाहे हमने मान लो अभी से हमने काम शुरू कर दिया, 1 महीने के अंदर मान लो हमारे को ईंट आ गई, रोड़ी आ गई, हमने 15 दिन के अंदर नक्शा बनवा लिया आर्किटेक्ट से, कॉन्ट्रैक्टर बना लिया 1 महीने के अंदर, लेकिन हमारा काम तब तक शुरू नहीं हो पाएगा जब तक जमीन नहीं मिले। ठीक है? तो जब तक हमारा यदि इस एक्टिविटी में 1 महीना लगता है और ये एक्टिविटी डिपेंड इस पर है, तो हमारे को क्या आइडल बैठना पड़ेगा। ओके, अब एक एक्टिविटी है बेटे, यदि यहीं से ये एक्टिविटी शुरू होती है, 1/1/2011 से जमीन लेने की एक्टिविटी शुरू होती है। ठीक है, इसमें लगा हमको कितना? 2 महीने। और एक एक को ही हमने जैसे ही जमीन के लिए डाला,
साथ ही नक्शा पास करने के लिए डाल दिया। नक्शा अगर हमको पास होने में 3 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, तो हमारे को क्या है, जो अगली एक्टिविटी होगी वो अगली एक्टिविटी नक्शे से पहले शुरू हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, जबकि ये एक्टिविटी पूरी हो गई और ये एक्टिविटी क्योंकि जमीन और नक्शे के बाद में ही हो सकती है। तो बेटे ये वाली जो एक्टिविटी होगी, यानी जमीन को इंतजार करना पड़ेगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? डमी एक्टिविटी। यदि एक एक्टिविटी एक ही जगह से ऑरिजिनेट हो रही है तो वो एक के ऊपर एक तो हो नहीं सकती, और इन दोनों का यदि कंप्लीशन होना है, ओके, यदि एक एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी एक जगह से ऑरिजिनेट हो रही है, कहां से हो रही है? एक जगह से ऑरिजिनेट हो रही है। अभी मैं इसकी टेक्निकल टर्म्स आपको बताऊंगा कि एक जगह से ये ऑरिजिनेट हो रही है। तो जब एक जगह से ऑरिजिनेट हो रही है तो बेटे यदि इनको एक साथ काम होना है तो बेटे डमी एक्टिविटी हमेशा होगी। यदि एक एक्टिविटी एक जगह से ऑरिजिनेट हो रही है और ये 2 एक्टिविटी के बाद भी नक्शा भी पास होना है और कॉन्ट्रैक्टर भी डिसाइड होना है, तब हमारा ये काम हो सकता है। लेकिन ये भी नक्शा और ये एक ही जगह से ऑरिजिनेट हो रही है, तो उस केस में ये हमारी डमी एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि एक ही जगह से ऑरिजिनेट होके हम दोनों एक्टिविटी को शुरू करना है। ओके, तो बेटे ये हम सब समझेंगे। सबसे पहले हमने समझा क्या है पीईआरटी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमने ये डिसाइड कर लिया किस काम में कितना टाइम लगना है, अब हमें सीखना पड़ेगा कोई ड्राइंग नेटवर्क। ओके, तो बेटे इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, ये बेटे जो बम नहीं है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते इवेंट्स को हम हमेशा 0 से या O से या सर्कल से रिप्रेजेंट करते। ओके, तो इसको बोलते हैं इवेंट्स, या इसको बेटे नोट्स भी बोलते हैं। क्लियर? इवेंट कहते हैं, नोट्स कहते हैं, आप किसी भी तरह कहते हैं, हथियारों की भाषा में, लोकल भाषा में इसको बम कह लीजिए। तो बेटे इवेंट जो होता है, यानी जहां से काम शुरू होता है, उसको कहते हैं इवेंट। का मतलब मकान बनाना, नींव खुदाई। उसके लिए बेटे जो खुदाई का काम होता है, ये हो गया हमारे को क्या है, मकान बनाना है, शुरू किया, इवेंट हो गया। इवेंट हम एक से शुरू करते हैं, और जो इवेंट हमारा आगे जाता है, इसको जो एक्टिविटी होती है, इसके लिए जो काम किया जाता है, उस एक्टिविटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एरो या तीर से। क्लियर? अब बेटे क्या है, ये हमने इस तरह बताया, लेकिन जनरली होता क्या है, ये बेटे इवेंट है और ये हमारा तीर है। तो बेटे ये तीर हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप इसको समझ लीजिए, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी में हेड किधर होगा? तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी आपने देखा है किसी भी जानवर को पीछे चलते हुए? तो बेटे यदि तीर हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्टिविटी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? हेड। और जैसा कि आपको पता है, जो टेल होती है, पूंछ वो पीछे होती है, तो ये क्या होती है? टेल इवेंट। इसको क्या कहते हैं? हेड इवेंट। और इसको क्या कहते हैं? टेल इवेंट। हेड इवेंट एंड टेल इवेंट। तो बेटे हेड इवेंट, टेल इवेंट। ओके बेटे, इवेंट आप समझ लिए ना, ये 0 का इवेंट ही रिफ्लेक्ट। इवेंट को बेटे क्या करते हैं,
इवेंट 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यदि जो इवेंट्स तीर के जिस साइड में तीर होता है उसको कहते हैं बेटे हेड, और जो तीर के पीछे होता है उसको कहते हैं टेल। ओके, ये तीर को आप ये समझ लिए, ये कोई भी आपका एनिमल जा रहा है तो बेटे ये क्या हो गया, आपका हेड इवेंट हो गया। ओके, ये हो गया बेटे आपका हेड, और ये आपकी हो गई। ओके, समझ में आया? तो बेटे इवेंट जो शुरुआत जिस साइड में तीर जा रहा है उसको कहते हैं हेड इवेंट, और ये कहते हैं टेल इवेंट। यानी यदि एक्टिविटी ए है और ये इवेंट 1 है, ये 2 है, तो इवेंट एक्टिविटी ए के लिए 1 इज द टेल इवेंट एंड 2 इज द हेड इवेंट, और एक एक्टिविटी इसके बाद शुरू होती है। क्लियर? तो सपोज हम लोग यदि एक काम कर रहे हैं, एक मकान, ये समझ लिए कि मिस्टर राम इज कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, तो सबसे पहला काम है, पहला इवेंट है कि बेटे नींव की खुदाई। क्या है? खुदाई। तो बेटे जो खुदाई हो रही है, ठीक है, तो बेटे जो इवेंट नंबर 1 है, ये 1 खुदाई के लिए क्या है, टेल इवेंट, और ये अगला काम क्या है, अगला बेटे उसके अंदर रोरी या मिक्सचर भरा जा रहा है। ये हमारी होगी एक्टिविटी नंबर 2। तो 2 का टेल इवेंट एक्टिविटी 2 है, और हेड इवेंट क्या है, 3 है। तो हमेशा हमको क्या करना है कि बेटे जो एक्टिविटी को हमको दिखाना है किससे, तीर से, और इवेंट्स को दिखाना है बम से। ओके, और जिस साइड में तीर जा रहा होगा तो तीर का के हेड पर, यानी तीर की साइड में जो इवेंट्स होगा उसको कहेंगे हेड इवेंट, और जो उसकी बैक में जो होगा उसको कहेंगे टेल इवेंट। तो एक्टिविटी को हम कैसे दिखाते हैं और इवेंट्स को? अब होता है बेटे एक टेल इवेंट और एक हेड इवेंट। ये आपको बता दिया, ये वाला आपका फॉर दिस एक्टिविटी टेल इवेंट है एंड दिस इज हेड इवेंट। अब बेटे कुछ एक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं डमी एक्टिविटी, उसको हम लोग जनरली इस डॉटेड एरो से दिखाते हैं। इससे दिखाते हैं डॉटेड एरो से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डमी एक्टिविटी। ओके, अब इसको बनाते समय में ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जनरली हमको तीर बनाते समय यदि एक्टिविटी हो, जितना ज्यादा बड़ा एंगल हम बनाएंगे उतना हमको आसानी रहेगी। ओके, तो हमको एंगल बनाने से, क्योंकि बाद में कुछ फिगर्स इधर उधर आ जाती हैं, सबसे पहली चीज हमको क्या करना है, एंगल शुड बी लार्ज। एंगल को क्या करना है, लार्ज रखना है। सेकंड बेटे हमको क्या करना है, एंगल को लार्ज रखना है, और दूसरा हमको क्या काम करना है, एंगल एरोज को कोशिश ये करनी है एरोज आपस में कटे नहीं, आपस में क्रॉस ना हो। तीसरा बेटे हमको जो आपस में क्रॉस ना हो, ये हमको ध्यान रखना है, नो क्रॉसिंग। ओके, थर्ड आपको ध्यान रखना है कि जो एरो का साइज है, एरो के साइज से देयर इज नो रिलेशन विद द डेज और टाइम। साइज चाहे टाइम कम हो बड़ा हो, वो एक्टिविटी के हिसाब से साइज छोटा बड़ा हो सकता है। आप ये नहीं देखेंगे कि 10 दिन का टाइम है तो बड़ा होना चाहिए, 2 दिन के लिए छोटा होना चाहिए। ओके, अब हम स्ट्रेट अवे सीधे आते हैं बेटे किसके ऊपर, कि किस तरह हम लोग एक नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट में नहीं आते, हम सीधे सीधे अपने पे हम लोग आते हैं कि एक जो डायग्राम
बना, उसके अंदर हम लोगों को कुछ कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, कुछ कंसेप्ट ध्यान रखने। हालांकि पहले डायग्राम बनाने पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन आज की डेट में वो जो डायग्राम्स हैं वो केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपका जो मेन काम है वो आपको प्रोग्राम इवैल्यूएशन टेक्निक्स और रिव्यू टेक्निक के थ्रू डेज निकालना, एक्टिविटी निकालनी, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर बेटे क्या करना है कि हम निकालते क्यों हैं, ये एक्टिविटी देखते क्यों हैं। क्योंकि बेटे कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो एक के बाद हो पाती हैं, कुछ एक्टिविटी एक साथ हो जाती हैं, सिमुल्टेनियसली हो रही है। तो हमारा पर्पज क्या है, पर्पज पूरे नेटवर्क का पर्पज जो है, पर्पज है टू रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट। तो पहला है टू रिड्यूस फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दूसरा टू रिड्यूस कॉस्ट। ओके, तो हमें सबसे पहले कम से कम टाइम कितना लगेगा और कम से कम कॉस्ट कितनी लगेगी ये देखना है। तो इसके लिए हर एक्टिविटी के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप 3 लोग एक साथ एक जगह से आपको जर्नी शुरू करनी है, तो जब तक तीनों लोग एक जगह नहीं आ पाएंगे आपकी अगली जर्नी शुरू नहीं हो सकती। इसी तरह आपकी एक्टिविटी शुरू हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमको समझना है कि एक्टिविटी का अर्लीस्ट टाइम क्या होगा और लेटेस्ट टाइम क्या होगा। ओके, तो बेटे जब भी हमें नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क के अंदर कुछ कंसेप्ट आपको समझने होंगे। वो कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले बेटे हम समझेंगे इवेंट के बारे में और दूसरा हम समझेंगे एक्टिविटी के बारे में। ओके, तो ई होता है, ई कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन इवेंट। इवेंट का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है उसको कहते हैं ई, और ईएसटी कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। ओके, ई से डिनोट क्या करते हैं दोनों ही अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, लेकिन केवल ई से हम क्या करते हैं, इवेंट का अर्लीस्ट टाइम डिनोट करते हैं और एक्टिविटी से को डिनोट करते हैं ईएसटी। ओके, इवेंट का लेटेस्ट टाइम हम डिस्क्लोज करते हैं एल से, लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन इवेंट। ओके, और एलएफटी जो है, एलएफटी हम जो करते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। समझ में आया? तो बेटा ये दो चीजें हमको देखनी है कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा। जब तक तीनों दोस्त नहीं आ जाएंगे तब तक बेटे, जैसे हमको मान लो 11:15 11:15 पर एक फ्रेंड पहुंचता है, दूसरा फ्रेंड 11:30 पे पहुंचता है, तो 11:45 पर तीसरा फ्रेंड पहुंचता है। ये हमारा एक स्टेशन पे, और हमें जाना है वहां से ट्रेन पकड़ के आगे हिल स्टेशन बाई ट्रेन। तो बेटे ये हमारी एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है, 11:45। ओके, लेकिन अगर हमको ये पता करना है, ये मान लो हमारा क्या है, एयरपोर्ट है,
और यहां से हमारा ये फ्लाई करना है, हमारा क्या करना है, एरोप्लेन जो है ये फ्लाई करना है। और हमको 45 मिनट्स पहले 45 मिनट्स पहले क्या करना है, पहुंचना है। और हमारा 1 PM पर ये फ्लाइट छूटनी है। तो हमारा जो लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, 12:15। समझ में आया, नहीं समझ में आया? एक बजे हमको छोड़ना है, 45 मिनट हमारा टाइम है। तो हमें इस जगह पे हम अर्लीस्ट तो हम शुरू हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं 11:45 से, लेकिन लेटेस्ट हमको कब तक, 12:15 तक तो पहुंचना होगा। तभी तो बेटे हमको 1 बजे तक 45 मिनट पहले फिनिशिंग टाइम है। ओके, तो ये जो डिफरेंस ई और एल होता है, ये हम कैसे निकालते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो अर्लीस्ट के लिए हमेशा क्या करते हैं, अर्लीस्ट के लिए हम आगे से चलते हैं और लेटेस्ट के लिए ये हम आगे से चलते हैं और इसके लिए हम चलते हैं पीछे से। ठीक है, ओके। तो आगे वाले में क्या होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो समय लगता है उसको हम ई कहते हैं। और पीछे से जब हम लेटेस्ट में आते हैं तो जो कम से कम फिनिश टाइम चाहिए उसको हम एल कहते हैं। कैसे कहते हैं ये अभी हम समझेंगे। बेटे इन दोनों का डिफरेंस फ्लोट नहीं होता, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं सिलेक। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको कहते हैं सिलेक। अर्लीस्ट और लेटेस्ट के टाइम को इसको कहते हैं सिलेक। तो आप कह सकते हैं सिलेक केवल इवेंट पर निर्भर करता है, एक्टिविटी पर नहीं। तो ई माइनस एल। ओके, सिलेक्ट क्या होता है, ई एल होती है, अनलीव। ओके, ओके। ठीक है, कोई बैठी है नहीं, भेजो किसी को नहीं। हेलो हेलो, हेलो हेलो, पता नहीं बीच में। हाँ जी, चलो देखते। हाँ जी, अब आ जाइए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी क्या होती है बेटे? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मीन्स that is earliest start time of टेल इवेंट। और ये होती है लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ
ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम है, इसको थोड़ा बड़ा रखो, समय लगता है। वो जरा वहाँ पे माइक लगा के सुनते रहो। और ये रिपीटेटिव लिख रहा है, उसमें लिखा ना, इसमें क्या लिख रहा है, पर्पज प्रोजेक्ट है, साफ नहीं लिख रहा है वहाँ पर। बड़ा बड़ा बताते हैं। एक काम करो, उनसे कान वाला पूछ लो। हेलो, क्या देख तो नहीं रहा था। फर्स्ट ये क्या है, प्रोजेक्ट है, क्या है, रोड रेल साहब ने दिखा रिड्यूस, ये क्या है, तब देख तो नहीं रहा था। अब ये देखो यहाँ पे हेलो, कम से कम टाइम। हेलो, ये कहाँ आती है आवाज? टैली हेलो, लगाओ, आ रही है सर वही लगाओ ना। ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो समय लगता है वो बोलेंगे, जो सबसे कम हो पीछे से हो। हेलो, आ रही है बस? बढ़ाओ से कहाँ पे लिखा हुआ है, दो पे हम। हेलो, हेलो, यहाँ से आएगा ना, ये रहा ना वॉल्यूम पे, ये है ना, कहाँ पे हेलो, 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 हेलो भैया, बोलना ने बुलाना था, क्या है उनका? हेलो, 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 आ नहीं रही क्यों? ये म्यूट कैसे हो रहा है ऊपर? हेलो, है नहीं, इसी बेड की नहीं जानी। आवाज आ रही है सर। वहाँ पे जाना तुम, आप हेलो, हेलो, वहाँ पे जाना, आप तक। अरे वहाँ यहाँ से कोई फर्क नहीं। हेलो, 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 हेलो,
हेलो 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 आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 कोई स्टार्ट नहीं हेलो आ रही है सर। हाँ जी, ये लाइट जल गई तो आ रही है। सर कल ही करेंगे, क्या पता अभी फिर ये फिर क्या पता। चल रहा है, मजा नहीं आया। चलो बस ठीक है। ड्राइंग ले लो। हेलो, लाइट जल नहीं आ रही है बस। तो हेलो, है? हाँ जी। तो बेटे अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू ये सारी चीजें अपन समझेंगे। तो ये समझ में आया आपको कि हमें क्या क्या निकालना है। तो बेटे अब हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी करिएगा इसको। पहले ये आपकी आरटीपी का एक क्वेश्चन है। एक एक्टिविटी है 1-2। इस एक्टिविटी के अंदर जो हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम है टीओ, ये है 1। टीएम, टीएम है आपका 1। टीपी 7, यानी हमारा ज्यादा कम से कम टाइम लगेगा 1, मोस्ट लाइकली 1, एंड टीपी 7। दूसरी एक्टिविटी है 1, 2, 3, जिसके अंदर 1, 4, 7। तीसरी एक्टिविटी है हमारी 1, 4, 2, 2, 8। टाइम कितना लग रहा है? 2, 2, 8। नेक्स्ट एक्टिविटी है 2, 2, 5 एंड 3, 2, 5। 2, 2, 5 है, इसमें टाइम लग रहा है 1, 1, 1। 3, 2, 5, जिसके अंदर हमारा टाइम लग रहा है 2, 5, 14। 4, 2, 6, तो 4, 2, 6 के अंदर हमारा टाइम लग रहा है 2, 5, 18। और हमारा 5, 2, 6 के अंदर हमारा टाइम लग रहा है 3, 6, 15। तो जरा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। तो ये समझ लीजिए हमको क्या करना है।
TO प्लस 4 TM प्लस TP अपॉन 6। तो बेटे हम क्या करेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन 6, 1 प्लस 16 प्लस 7 अपॉन 6, 2 प्लस 8 प्लस 8 अपॉन 6, 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 6, 2 प्लस 20 प्लस 14 अपॉन 6, 2 प्लस 20 प्लस 18 अपॉन 6 एंड 3 प्लस 24 प्लस 15/6। तो बेटे ये क्या हुआ, ये तो 4 5 और 7 12/6, तो ये आ गया 2, 16 7 23, 4 8 8 16 2 18, तो 3 आ गया, 1 आ गया, 20 34 2 36 6 आ गया, 18 40 और 20 60, 18 20 और 20 40, तो ये हमारा आ गया 6.66 और 24 और 15 39 3 42 6 7 42। तो ये हमारा एवरेज टाइम आ गया 2:5, ये गलत हो गया, ये 2:5 8 था, तो ये हमारा आ गया 35। तो बेटे ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइम आ गया। इससे हम लोग क्या करेंगे, अब बनाएंगे पाथ। समझ में आया? तो वैसे T0 T, अब हमारा जैसे क्रिटिकल पाथ वाला है, सेम पोजीशन हो गई कि 1 to 2 के अंदर हमारा कितना टाइम है एक्सपेक्टेड 2, इस वाली एक्टिविटी में 4, 1 to 4 में 3, 2 to 5 में 1, 3 to 5 के अंदर 6 5 7। अब हम जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्ट करेंगे एक नेटवर्क। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस 1 से कौन कौन सी एक्टिविटी बिगिन हो रही है। सबसे पहले हमारा इवेंट 1 से 2 3 4, तो 1 से हमारी एक्टिविटी 2 3 एंड 4। 2 के अंदर हमारा टाइम लग रहा है 2 4 एंड 3। अब हमारी 2 से और एक्टिविटी क्या, 2 से हमारी एक एक्टिविटी हो रही है 5 एंड 3 से 5 यानी 1 एंड 6, 4 to 6। तो बेटे ये हमारी एक्टिविटी 5, 4 to 6 यानी 6 हमारी एक्टिविटी लग रहा है 5 एंड 5 to 6 हमारा लग रहा है 7। अब हमको क्या निकालना है, यदि हमको ई निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो एक्टिविटी शुरू करेंगे वो 0 से। तो बेटे ये एक्टिविटी कब पूरी होगी हमारी, दो अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगी E2 पर। ये अर्लीस्ट स्टार्ट हमारी कब होगी बेटे, 2 रास्ते आ रहे हैं, इस रास्ते से हम 3 दिन के अंदर पहुंच रहे हैं और इस रास्ते से 10 दिन के अंदर पहुंच रहे हैं। तो बेटे 7 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो बेटे हो गया 10 दिन। बेटे एक एक करके लिखेंगे, ओके। तो ये हो गया आपका E से 2 और E से 10। अब हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे तो बेटे इसमें टाइम कितना लगेगा 3। अब ये 3, अब ये हमारी एक्टिविटी 10 और 7 17 और यहां होगा 3 और 5 8। जैसा कि आपको बताया जो ज्यादा टाइम लगता है उसको हम लोग अर्लीस्ट, क्योंकि उसको बाकी को क्या करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, जिसको हम स्लेट या फ्लोट कहते हैं। अब ये जो है लेटेस्ट एक्टिविटी को हम डाल लेंगे 17। जिस तरह हम स्टार्टिंग से चले थे अब हम बैक स्टार्ट करेंगे। किसका, हाँ अभी बेटे ये जो हमारा E4 है इसका आया E4, इसीलिए बेटे E4 के हिसाब से हमने लिया E10, ओके। तो ये हमारा आ गया E4, ये E10। अब हम बैक चलेंगे तो बेटे 17 में से 7 लेस करेंगे तो आता है कितना, लेटेस्ट टाइम हमारा आएगा 10 और इधर से हम करते हैं 17 - 5, तो लेटेस्ट टाइम हमारा आएगा इस इवेंट का 12।
अब बेटे यहां से हम लोग हमारा लेटेस्ट टाइम आएगा 10 - 6 4 और यहां से हमारा लेटेस्ट टाइम आएगा 10 - 1 लेटेस्ट बाई 9 और ये वाला जो हमारा जो टाइम है ये हमेशा लेटेस्ट टाइम 0 ही रहेगा। तो बेटे अब हमको इन सब के बेसिस पे स्लैक निकल आएगा। स्लैक क्या होता है? ई और एल के बीच का डिफरेंस। हम हमेशा कहेंगे स्लैक मीन्स डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। यदि हम लिखते ई माइनस एल तो प्लस माइनस होता है या एल माइनस ई। यहां हम लिख रहे हैं डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 7। यहां डिफरेंस कितना है? 0। यानी डिफरेंस मीन्स स्लैक। स्लैक इज 0। यहां स्लैक इज 0। इधर हमारा स्लैक इज 9। तो जो स्लैक जहां 0 होता है वो हमारा क्या होता है? क्रिटिकल पाथ होता है। इसको हम जल्दी बोल्ड लाइन कर देते हैं, डबल लाइन कर देते हैं, इससे कि ये आइडेंटिफाई हो जाए। ये हमारा क्रिटिकल पाथ है कि हमें कम 1 3 3 5 5 6। तो ये क्रिटिकल पाथ है। और एक्टिविटी के अंदर हमारे को थोड़ा वेटिंग टाइम, थोड़ा सा स्लैक होने का टाइम है, ये क्रिटिकल है। इसमें यदि हमारी जरा भी डिले होती है तो प्रोजेक्ट और डिले हो जाएगा, और इसमें यदि हमारी सेविंग होती है तो प्रोजेक्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आई, ये कब तक कंप्लीट होगा? 17 डेज। ओके। अगर हमें इस 17 डेज को रिड्यूस करना है, अगर हमें इसको रिड्यूस करना है तो उसको कहते हैं क्रैशिंग। इसको कहते हैं क्रैशिंग। जो हम वो जब हम क्रैशिंग के चैप्टर पे आएंगे तो हम क्रैशिंग समझेंगे। अभी हमें समझना क्या है कि बेसिकली बेटे क्योंकि ये पार्ट है और हमने एक्सपेक्टेड लाए हैं तो बेटे यहां वेरिएंस भी हो सकता है। तो वेरिएंस क्या होता है? हमेशा वेरिएंस का मतलब ये जो 17 है ये एक्सपेक्टेड फार्मूला पे, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। इसके चांसेस कितने हैं, इसके लिए हम वेरिएंस की कैलकुलेशन करते हैं। किसकी कैलकुलेशन करते हैं? वेरिएंस की। वेरिएंस की कैलकुलेशन केवल कैलकुलेटेड करते हैं क्रिटिकल पाथ के लिए, क्योंकि बेटे इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाए फिर भी वो क्रिटिकल पाथ से इधर उधर नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो क्रिटिकल पाथ है, इस क्रिटिकल पाथ का वेरिएंस देखना है। यानी ये जो 1 3 हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा है? 1 3 5 6 1 3 5 6। तो 1 दैट मीन्स 1 to 3 3 to 5 एंड 5 to 6। ये 3 हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो हमें देखना है 1 to 3 के अंदर हमारा वेरिएंस कितना होगा। तो 1 to 3 के अंदर हमारा पेसिमिस्टिक था 7 एंड ऑप्टिमिस्टिक था, पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक अपॉन 6 का स्क्वायर। जब हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा? वेरिएंस ऑफ 1 to 3। तो 1 to 3 का वेरिएंस कितना? 7 माइनस टीपी है 1 3 में 7 माइनस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर। यदि हम 3 to 5 देखेंगे तो 3 to 5 के अंदर हमारा वेरिएंस है 14 माइनस 2 अपॉन 6 का स्क्वायर। एंड 5 to 6 है तो हमारा वेरिएंस है 15 माइनस 3 अपॉन 6 का स्क्वायर।
इनके बेसिस पे हमने अगर वेरिएंस निकालते हैं तो हमारा वेरिएंस निकलता है 144, दैट इज 9। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएंस हमारा कितना आ गया? वेरिएंस इक्वल टू 9, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, दैट इज अंडर रूट 9 इक्वल टू 3। तो ये हमारा 3 आया। अब हमें ये निकालना है कि ये प्रोजेक्ट हमारा जो 17 में है डेज के अंदर खत्म होना है, क्या ये 13 डेज के अंदर हो सकता है? तो 13 डेज के अंदर होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी 13 माइनस 17 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी डिफरेंस ऑफ x माइनस एक्स बार कह दीजिए, यानी जितना टाइम हमारा लगना है और जितने पे हमें रिक्वायर्ड टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम ऑब्लिक कैलकुलेटेड टाइम डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटे ये हमारा आएगा -4 अपॉन 3, दैट मीन्स -1.33। अब इस 1.33 के लिए बेटे आपने प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी है? नहीं सर। तो बेटे प्रोबेबिलिटी के लिए बेटे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जनरली बेटे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इस कर्व में होता है। यानी जनरली हमारा अगर 0 मिलियन होता है तो -∞ +∞, इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्रोबेबिलिटी। यदि -1.33 है तो हमें माइनस का एरिया निकालना है, माइनस का एरिया निकालना है, यानी 13 माइनस 17, यानी ये बेटे 0, यानी यहां पे हमारा 17 डेज आ रहा है, हमें 13 डेज निकालना है। तो 13 डेज का मतलब या तो 13 दिन में हो जाए, या 12 दिन में हो जाए, या 11 दिन के अंदर हो जाए। तो हमें क्या करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस 1.33 के लिए बेटे आपके बुक के पीछे टेबल दी होगी, हाँ जी दी है। तो इसमें बेटे ये जो वैल्यू है इसको हम जेड की वैल्यू कहते हैं। तो आप जेड के अंदर, यदि जेड की नॉर्मल कर्व के अंदर वैल्यू देखेंगे तो बेटे -1.33, माइनस को भी भूल जाइए। 1.33 की वैल्यू ये दी हुई है, 1.33 वैल्यू है 0.9082, दैट मीन्स 0.9082। तो बेटे ये हमारी वैल्यू आ गई 0.9082। लेकिन बेटे ये जो है वैल्यू क्या है, क्योंकि माइनस में है, ये हमारी वैल्यू किसके अंदर है, माइनस के अंदर है। तो हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। ओके, तो ये हमारी आ गई। तो इसको बेटे क्योंकि ये माइनस में है तो इसलिए हमें बेटे ये जो 0.9082 निकलती है ये हमेशा इस एरिया की निकलती है। तो बेटे ये एरिया की वैल्यू प्रोबेबिलिटी हुई 0.9082। तो इससे कम वाले एरिया की वैल्यू कितनी होगी, 0.0918। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी किसकी होगी, 0.0। तो बेटे इसके मतलब क्या हुआ, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, यदि 13 से तो बेटे यदि यहां पे क्या है, ये 13 वीक के अंदर ये खत्म होगा। अब हमें निकालना है 13 से ज्यादा, तो 13 से ज्यादा हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है, 90.82% इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 13 डेज। ओके, अब आ जाइए बेटे,
तो 13 वीक से कम में हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। इसकी पॉसिबिलिटी है हमारी 9.18%। ओके, हाँ जी। अब बेटे इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड नो मोर देन 4 वीक्स लेटर देन एक्सपेक्टेड टाइम। तो हमारी ये किस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि कम से कम हमारा जो प्रोजेक्ट है 4 वीक्स लेट होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है? एक्सपेक्टेड टाइम 17 है, तो हमारा बेटे यदि हमारा 4 वीक, ये बेटे 17 है, उसका बेटे यदि 4 वीक कम होने की प्रोबेबिलिटी यानी 13 वीक की प्रोबेबिलिटी है 9.18, क्योंकि 13 वीक का प्रोबेबिलिटी ये है। और यदि हमको 21 वीक से ज्यादा होना है, 21 वीक से ज्यादा होना है, तो हमारी इसका मतलब ये बेटे यहां तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये सारी प्रोबेबिलिटी हमारी हो सकती है। तो बेसिकली बेटे जितना एरिया इधर है कि 4 वीक है तो उतना ही छूटेगा, तो इसका मतलब 90.82% पॉसिबिलिटी है कि हर हालत में 21 वीक के अंदर। क्योंकि नॉर्मल टाइम हमारा कितना निकला 17, लेकिन बेटे हर हालत में ये बेटे कितने में हो जाएगा 21 में। ओके, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी आरटीपी के अंदर भी ये, हाँ, तो ये आरटीपी के अंदर ये वाला क्वेश्चन है। अब आप बेटे एक दूसरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर बेटे आपको क्या दिया हुआ है? इस एग्जाम्पल के अंदर बेटे पूरा नेटवर्क चार्ट आपको बना के दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है? निकालना है फ्लोट। फ्लोट का मीन्स कितना आपको वेटिंग टाइम है। जैसे बेटे हम 3 लोगों को बेटे यदि यहां पहुंचना है 11:45 पर पहुंचना है और हम यहां पर हैं और रास्ते में रहते हैं, हमारे को आधा घंटा लगता है और हम यहां पहुंचे हुए हैं 10:30 पर। इसका मतलब कि यदि हम लेटेस्ट चलें कब 11:15 पर भी चलें तो हम पहुंच जाएंगे 11:45 पे। तो 45 मिनट जो हमारा वेटिंग टाइम है या फ्लोट उसको कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। वो निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं साइंटिफिक तरीके से, ये हम आज आपको बताएंगे। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 13 पेज नंबर 1196। हेलो हेलो हेलो, ओके। तो अब हम देखते हैं इस नेटवर्क को। ये हमारा नेटवर्क है 1, ये दिया हुआ 2, तो इसका 2, 4, 12 टाइम दिया हुआ है। उसके बाद में 2 to 11, 1, 5, 8 is the time, then 1, 3, 2, 4, 25, then 1, 3, 6, 4, then 5, 6, 14, that is 8, and 8 to 11, 2, 4, 6. नेक्स्ट दिया हुआ है 3 to 5, that is 1, 4, 9, and 5 to 12, that is 3, 6, 9, and 11 to 12, 3, 4, 11. अब नेक्स्ट बेटे यहां से दिया हुआ है 3 to 6, that is 2, 5,
12, and 6 to 9, that is 4, 6, 10, and 9 to 12, 1, 2, 4. Now 3 to 7, that is 2, 3, 5, and 7 to 10, that is 4, 5, 7, and 10 to 12, that is 1, 4, 8. यहाँ लिखा है TS इक्वल टू 24. ओके, 1, 4, 8. तो बेटे ये हमको दिया हुआ है. तो बेटे जब ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये 3 टाइम दिए हुए. आपको इससे एस्टीमेट करना है कि ये 3 टाइम दिए हुए हैं. अब इसको आपको ये बेटे आप TO मानिए, इसको TM और इसको TP. तो हमें क्या निकालना है? अब हमारे को एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है. तो 2 एंड 4 चौक 16 दुनिया 18 12 30/6, ये आएगा हमारा 5. इसी तरह बेटे ये हमारा आ जाएगा 4.83, ये हमारा आ जाएगा 7.7, ये हमारा क्या आ जाएगा 5, ये हमारा आ जाएगा 7.17, ये हमारा आ जाएगा 7.17, ये हमारा आ जाएगा 3.17, ये हमारा आ जाएगा 4.33, ये हमारा इसी तरह बेटे हमारा 4.33, ये हमारा आ जाएगा 6, आपका 2, 5, 12, 3 to 6, ये हमारा आ जा रहा 5.67. 4, 6, 10 से बेटे कितना आया? 6 से 9 हमारा कितना आ रहा? 6.33. एंड ये हमारा टाइम आ जाएगा 3.17 एंड 5.17, 4.17 एंड दिस इज 5. तो बेटे ये आपने बेटे 2 4 इंटू 4 कर दिया, इंटू 4 कर दिया, ये प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाई 6, प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, 1 + 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, 5 प्लस अपॉन 6. तो बेटे इस तरह करके जो हमने फार्मूला आपको बताया था, T0 + 4Tm + TP अपॉन 6, इसका एवरेज हम लोग कैसे लेते हैं? क्योंकि ये यूरोपियन टेक्निक है, उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि जब भी हम इस तरह एवरेज लेते हैं तो हमारा एवरेज बिल्कुल सही आता है. कारण क्या है कि 6 में से कम 4 बार जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो मोस्ट लाइकली की होती है. बाकी 1/3 केसेज में हमारा या तो रिजल्ट ऑप्टिमिस्टिक आता है या पेसिमिस्टिक आता है, यानी कम समय लगता है या ज्यादा समय लगता है. तो बेटे अब हमारा जो नया तैयार हुआ पार्ट, वो बेटे बिल्कुल जिस तरह हमारा CPM दिया हुआ होता, ये समझ लिए ये जो है फाइनल फिगर्स हमारी आ गई. ओके, तो बेटे ये जो है कोई फिगर रह तो नहीं गई बेटे, एक फिगर रह गई है 9 से 12, तो ये हमारी आ जाती है 2.17. ओके, तो बेटे हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया कि हमने TOG इस फार्मूले से लगा के हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया, TE निकाल लिया और E के हिसाब से इस नेटवर्क को सब्स्टिट्यूट कर दिया. 8 से 11 में, हाँ जी, 8 से 11 के अंदर 4,
तो बेटे ये 4 हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमको शुरू हो जाना है ई निकालने का। अर्लीस्ट स्टार्ट 0, तो बेटे ये हमारी अर्लीस्ट स्टार्ट क्या रहेगी, E5, ये बेटे 0 + 5 यहां से हम करेंगे। तो बेटे 2 रास्ते आ रहे हैं, इस चौराहे पे हमको इंतजार करना पड़ सकता है कि कुछ साथी हमारे इधर से आ रहे हैं। तो यहां से हम तो पहुंच जाएंगे 9.83 के अंदर, लेकिन बेटे इधर से जो हमारे साथी पहुंच रहे हैं वो बेटे यहां पहुंच रहे हैं 7.17 पर, यहां पहुंच रहे हैं 10.34 पर, और ये यहां पहुंच रहे हैं 14.34 पर और 14. हाँ, ये बेटे 10.34 पर पहुंच रहे हैं और यहां पहुंच रहे हैं 17.51 पर, और यहां पहुंचेंगे 21.51। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो अर्लीस्ट स्टार्ट हमारी कहां से होगी, 21.51 पर। ओके, अब हमारे इस पॉइंट पे पहुंचने पर एक साथी हमारे यहां से पहुंचेंगे, तो हम 26.51, कुछ साथी हमारे इधर से पहुंच रहे हैं। तो यहां 7.17, 11.5 क्यों, 11.33, 11.50, हाँ, और ये हमारा हो गया 17.50। तो बेटे इंतजार करना पड़ेगा, इससे आगे हम 26.51 पर ही जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस पे अभी हमें और देखना है कि कुछ साथी हमारे इधर से पहुंच रहे हैं, कुछ साथी इस रास्ते से पहुंच रहे हैं। तो बेटे 7.17, 12.84, और ये हो गया हमारा 19.17 और 21.34। तो बेटे कोई हमारी अर्लीस्ट स्टार्ट यही रहेगी, क्योंकि दूसरे साथी उससे पहले पहुंच जाएंगे। 3.17 यानी 7.17 और 3.17 यानी हमारा कितना हुआ, 10.34, तो 15.51, तो 19.84। लेकिन बेटे यहाँ 26.51 है, तो बेटे ये ज्यादा है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमारे साथी पहले ही पहुंच चुके होंगे। ओके, तो बेटे ये लास्ट हमारा 26.51 है। तो ये हम इस समय पहुंच रहे हैं। तो हमें देखना है क्या करना है। कुछ साथी ने ऑटो लिया, कुछ ने टैक्सी ली, यानी जल्दी जल्दी भागे। क्या उन पे कुछ लेटेस्ट टाइम, कब तक वो स्टार्ट करते, तब भी 26.51 से लेट नहीं होते, ये हमें देखना है। तो अब हम चलेंगे कैसे, उल्टे। तो 26.51 में 4.17 हमने लेस किए, तो लेटेस्ट बाई 22.34। ओके, अब बेटे यहां पर लेटेस्ट बाई 17.17। यहां पे जो है बेटे लेटेस्ट पहुंचने के लिए हमारा एक रास्ता तो ये है, तो इसमें हम पहुंच रहे हैं 14 पर। ठीक है, यहां हमें कम से कम देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर इस रास्ते से पहुंचते हैं तो लेटेस्ट हम यहां पहुंच रहे हैं 24.34 पर, और यहां पहुंच रहे हैं 24.34 में से 33 घटाया 18.01 पर, और यहां हम पहुंच रहे हैं 13.34 पर, 12.34। तो यहां पर 2 रास्ते आए, 34, 12, 34। अभी हम और रास्ता देखते हैं, क्योंकि इस रास्ते से भी कुछ लोग यहां पहुंच रहे हैं और कुछ लोग इस रास्ते से भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमने पहुंचा, तो बेटे 26.51 में से 20.51 और 20.51 से 4.33 में, यानी आया कितना, 16.18। तो बेटे इसको तो हम कैंसिल कर देंगे, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब हम ये वाला रास्ता और देख रहे हैं कि यहां लेटेस्ट हम पहुंचे 21.51 पर, और 21.51 से यहां पहुंचे हम 17.51 पर, और 17.51 से हम यहां पहुंचे 10.34 पर, और 10.34 से हम पहुंचे 7.17 पर। तो बेटे ये सब कैंसिल, ये हमारा लेटेस्ट टाइम सबसे कम है। बेटे 21.51 में हमने 4.83 लेस किया, तो ये हमारा आ गया 11 में 3 गए 8, 14 में 8 गए 6, 20 में 16.68। ओके,
तो बेटे यहां पे हम देख रहे हैं, यहां हमारा स्लैक कितना है, 0। जो दोनों का डिफरेंस को हम स्लैक कहते हैं, स्लैक 0 है, यहां भी स्लैक 0 है। तो बेटे जहां ये स्लैक जो 0 होता है, इसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ। ओके, तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ हुआ। और जगह में थोड़ा मौका है, लेकिन ये जो है ये क्रिटिकल है, इसको हमें क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करनी है कि इसके अंदर हमारा टाइम एक्स्ट्रा ना जाए। ओके, ये हमारे को देखना है। समझ में आया? अब हमारे को निकालना है बेटे, इस क्वेश्चन में हमको निकालना है फ्लोट निकालनी है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को टेबल बनानी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी एक्टिविटी 1 से कौन कौन सी शुरू होती हैं। 1 से 2 एक्टिविटी शुरू हो रही हैं, 1 से 2 और 1 से 3। ओके, फिर हमारी 2 से कौन कौन सी एक्टिविटी शुरू हो रही हैं। 2 से बेटे हमारी 11 हो रही है। फिर हमारी 3 से कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। 3 से बेटे हमारी 3 से 4 हो रही है, 3 से 5 हो रही है, 3 से 6 हो रही है और 3 से 7 हो रही है। फिर हमें देखना है 4 से हमारी कौन सी एक्टिविटी हो रही है। 4 से हमारी एक ही एक्टिविटी हो रही है, 4 से 8। फिर हमें देखना है 5 से हमारी एक ही एक्टिविटी शुरू हो रही है, 5 से 12। अब हमें देखना है 6 से हमारी एक ही एक्टिविटी शुरू हो रही है, 6 से 9। उसके बाद 7 से देखना है, 7 से 10। उसके बाद हमें 8 से देखना है, तो 8 से हमारी एक्टिविटी शुरू हो रही है, 8 से 11। फिर हमारी शुरू हो रही है 9 से 12। ओके, 9 से 12 हो रही है। फिर हमारी 10 से हो रही है, 10 से 12। 10 से कौन सी हो रही है, 12। और एक हमारी हो रही है 11 से 12। ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी शुरू हो रही है। अब हमको 1 से 2 वाली एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है, 5। 1 से 3 वाली में कितना लग रहा है, 7 पॉइंट। अब बेटे हमको पहले बेटे हमें लिखनी है एक्टिविटी का टाइम। तो एक्टिविटी का टाइम कितना लग रहा है हमारा 5, और इसमें लग रहा है कितना 1 3 में 7.17। 2 से 11 में कितना लग रहा है 4.83, और 3 से 4 में हमारा लग रहा है 3.17, और 3 से 5 में लग रहा है 4.33, और 3 से 6 में लग रहा है हमारा 5.67, एंड 3 से 7 में लग रहा है हमारा 3.17। 4 to 8 में हमारा लग रहा है, 4 to 8 में कितना लग रहा है बच्चे, 7.17। 5 to 12 में कितना लग रहा है, 6 लग रहा है, एंड 6 to 9 के अंदर हमारा कितना लग रहा है 6.33, एंड 7 to 10 के अंदर हमारा जो टाइम लग रहा है दैट इज 5.17, एंड 8 to 11 के अंदर हमारा जो टाइम लग रहा है दैट इज 4, एंड 9 to 12 के अंदर जो हमारा टाइम लग रहा है दैट इज 2.17, एंड 10 to 12 के अंदर 4.17, एंड 11 to 12 के अंदर हमारा टाइम लग रहा है 5। ओके, 11 to 12 के अंदर हमारा टाइम लग रहा है 5। ओके, तो बेटे ये हमारी एक्टिविटी हुई। अब हमें निकालना अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और हम निकालेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये होगा और लेटेस्ट फिनिश टाइम ये होगा, यानी E ऑफ फर्स्ट और L ऑफ 2। E ऑफ फर्स्ट, L ऑफ 3, E ऑफ 2, L ऑफ 11, E ऑफ 3 that is L of 4, E of 3
L of 5, E of 3, L of 6, E of 3, that is L of 7, E of 4. ये समझ में आया? तो इन दिस प्रोसेस हम निकालेंगे। तो बेटे E ऑफ 1 क्या है? तो बेटे हमेशा हमने कहा E ऑफ 1, क्यों निकाला 1? क्योंकि ये हमेशा E हमने बताया था टेल के ऊपर निकालते हैं और LFT हमेशा हेड के ऊपर निकालते हैं। तो E ऑफ 1 क्या है? 0 है। ओके, और L ऑफ 3 है 7.17। E ऑफ 2 क्या है? 5 है। और L ऑफ 11 क्या है? 21.51। E ऑफ 3 क्या है? 7.17, 7.17, 7.17, 7.17। अब L ऑफ 4 क्या है? 10.34। ओके, समझ में आया? हाँ जी। 5 का लेटेस्ट टाइम 20.51, 6 का लेटेस्ट टाइम 18.01 एंड 7 का लेटेस्ट टाइम 17.7 एंड 8 का लेटेस्ट टाइम 17.51। ओके, अब बेटे ये जो EST है, EST प्लस एक्टिविटी टाइम इक्वल टू EFT एंड LFT माइनस एक्टिविटी दैट इज LST। ओके, लेकिन अभी हमें केवल EFT और LFT चाहिए, क्योंकि EFT और LFT इसलिए अभी हम जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो तो इसको हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हमारा जो फ्लोट होता है, टोटल फ्लोट, ये क्या होता है? LFT माइनस EFT। फ्लोट में F और T समझ लिए बस। क्लियर? तो बेटे EFT मीन्स 0, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक्टिविटी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये बेटे थोड़ा सा ओके, तो इन दोनों का जो हम डिफरेंस देंगे इसको कहेंगे टोटल फ्लोट। समझ में आया? इस फ्लोट के बेटे दो पोर्शन होते हैं। यदि इस फ्लोट में यदि माइनस कर देते हैं स्लैक ऑफ टेल और एक कर देते हैं फ्लोट में माइनस स्लैक ऑफ हेड, तो बेटे इसको कह देते हैं हम फ्री फ्लोट और इसको कह देते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। ओके, तो बेटे ये हमारा बेसिकली हुआ बेसिक कंसेप्ट। अब हमारा इसके अंदर रह जाएगा क्रैशिंग। ओके, तो ब्रेक के बाद में आपको कराते हैं क्रैशिंग। ओके, ठीक है, ये रख लो आप। हाँ जी, कर दो फिर उसको बंद। पता नहीं क्या रिकॉर्ड हो रही है नहीं है।